फिल्म की शुरुआत में हमें घना जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में एक बूढ़ा आदमी होता है। उसका नाम बाबुली मिस्त्री होता है और उन्हें ढूंढने के लिए उनका बेटा माधव भी जंगल में आया होता है। तभी इन्हें एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है। माधव उसे देखकर डर जाता है, पर बाबुली कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस पानी पी रहा है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी हमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो झाड़ियों के पीछे से पैंथर पर घात लगाए बैठा था। उसका नाम लक्ष्मण होता है और बाबुली लक्ष्मण को पत्थर मारते ताकि उसका ध्यान भटके और पैंथर वहाँ से भाग जाए। लेकिन इस वजह से लक्ष्मण बाबुली पर गुस्सा होता है। अब अगले सीन में हमें कोकण का एक गांव दिखाया जाता है। उस गांव में भगवान के उत्सव के लिए एक नाटक रखा हुआ था और इस नाटक का मेन कैरेक्टर बाबुली होते। सारे नाटक के एक्टर बाबुली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाबुली जंगल में अपने पूर्वजों के भगवान राकंदार के पास दिया लगाने और उनके पैर पड़ने आए थे। लेकिन वहाँ दिया लगाने के बाद कुछ अजीब सा होता है। वहाँ पर गुलाबी रंग की धुंध आने लगती है। बाबुली को समझ आता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है और बाबुली वहाँ से गांव की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर आकर वो यमराज के गेटअप में आ जाते हैं। बाबुली को देखकर सारे गांव के लोग काफी खुश होते हैं। फिर बाबुली अपनी शानदार एक्टिंग दिखाते हैं, पर बीच नाटक में बाबुली बेहोश हो जाते हैं। फिर उनका बेटा माधव बाबुली को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कितनी बार कहा है कि रात के वक्त ऐसे बाहर मत जाया करो और नाटक में तो काम बिल्कुल मत करो। तेज लाइट की रोशनी की वजह से आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। बाबुली का दशावतार नाटक के सिवा जीना मुश्किल है। वो उल्टा डॉक्टर को ही समझाते हैं कि भगवान के कामों के लिए मना कैसे करे। पर डॉक्टर माधव से कहते हैं कि तुम्हें अपने पिताजी की आंखें बचानी है तो ये दशावतार नाटक बंद करना होगा, नहीं तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। आगे बाबुली वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल बाबुली अपने जवानी से दशावतार नाटक कर रहे हैं और वो अपने कामों में काफी माहिर है। दशावतार अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसे जानवर पेड़ों से बातें करना। इसलिए गाँव वाले उन्हें हाफ मैड बाबुली कहते, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जिंदगी से काफी खुश है। ऐसे वो रास्ते पर चलते वक्त गिलहरी से बातें कर रहे थे। तभी पीछे से एक ट्रक काफी तेजी से आ रहा था और वो बाबुली को टकराने वाला था कि तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और बाबुली को बचा लेती है। इस लड़की का नाम वंदना होता है, पर सब लोग इसे प्यार से वंदू बुलाते हैं। दरअसल वंदना और माधव एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इस बारे में बाबुली को कुछ पता नहीं होता। आगे दोनों घर लौट आते हैं। बाबुली अगले नाटक के लिए तैयार हो रहे थे, पर माधव उन्हें घर के अंदर कैद कर देता है। तभी नाटक कंपनी वाले बाबुली को लेने के लिए घर पर आते हैं, पर माधव उन्हें साफ शब्दों में कह देता है कि नाटक की रोशनी की वजह से इनकी आंखें हमेशा के लिए चली जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। ये सुनकर नाटक कंपनी वाले वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर बाबुली माधव पर काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे, पर माधव उनकी बात नहीं मानता। इस वजह से बाबुली काफी परेशान होते हैं और घर की छत खोलकर दशावतार नाटक करने के लिए चले जाते हैं, पर इस वजह से माधव काफी नाराज होता है। तब बाबुली कहते हैं कि अगर मैं दिल चीर के दिखाऊं तो अंदर तुम ही दिखोगे बेटा, और आगे वो उसे एक बुक दिखाते हैं। उसमें बाबुली की तस्वीर होती है और माधव ने बचपन में लिखा था कि पापा अगर आपने दशावतार नाटक करना छोड़ दिया तो सिर्फ मेरे लिए साल में एक बार हनुमान का नाटक करना। इसी तरह बाबुली माधव को शब्दों में पकड़ने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इनके घर की हालत भी काफी खराब होती है। घर पर जो भी पैसे आ रहे थे वो दशावतार के नाटक से ही आ रहे थे। माधव कहता है कि मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढता हूँ, लेकिन उसके बाद आप दशावतार का काम छोड़ देंगे। बाबुली माधव की बात मान लेता है। आगे वंदना माधव से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और ये दोनों बातें कर रहे थे। तभी वंदना माधव से कहती है कि मेरे पापा से अपने शादी के बारे में बात करो, पर माधव कहता है कि नौकरी लगने के बाद मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। तभी वंदना कहती है क्यों ना हम तुम्हारी नौकरी सिफारिश से लगाए। तब माधव कहता है कि मेरी सिफारिश कौन करेगा। तभी वंदना आबा तेंडुल का नाम बताती है। ये गाँव का एक पॉलिटिशियन होता है। अगले दिन माधव बाबुली को लेकर आबा के पास जाता है और उससे नौकरी के बारे में बात करता है, पर आबा कहता है कि नौकरी छोड़कर कुछ भी मांगो। पर बाबुली कहता है दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे के लिए सिर्फ नौकरी चाहिए। अगर तुम नौकरी दोगे तो मैं तुम जो कहोगे वो करूँगा। तब आबा कहता है कि अगर तुम मुझे तैरने में हरा दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी पर लगा दूंगा। बाबुली फौरन पानी में छलांग लगाता है, पर बीच रास्ते में दम घुटने की वजह से वो डूबने लगता है। आबा और माधव बाबुली को बचा लेते हैं और आबा डर कर कहते हैं कि 2 दिन के बाद शर्मलकर साहब आने वाले हैं, वो माधव को नौकरी पर लगा सकते हैं। आगे 2 दिन के बाद माधव और बाबुली शर्मलकर साहब से मिलने के लिए खदान पर आते हैं। साहब माधव को नौकरी देने के लिए मान जाता है, पर ये नौकरी खदान पर होती है। इस वजह से बाबुली थोड़ा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि खदान यानी जंगल से और प्रकृति से बगावत। लेकिन माधव कहता है कि अगर ये कोई गलत काम होगा तो मैं उसमें नहीं रहूंगा, और बाबुली को वादा करता है
बेटे के खातिर बाबूली मान जाता है। इधर इंजीनियर और शर्मलकर साहब बातें कर रहे थे। तब इंजीनियर बताता है कि आपको जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। जंगल के अंदर एक कातर शिला है और वहाँ पर रासायनिक द्रव है और अगर वो आपको मिल जाए तो आप मालामाल हो जाएंगे। लेकिन वो इलाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। पर आबा कहता है कि वहाँ पर राखनदार कातड़बा भगवान है और गाँव वालों की वहाँ काफी श्रद्धा है। पर इंजीनियर और शर्मलकर साहब आबा की बातों को नजरअंदाज कर देते। इधर बाबूली राखनदार के पास जाते और उनसे बातें करते और बताते कि माधव को नौकरी मिली। आगे वो कहते कि मेरे माधव पर ध्यान रखना और उसके हाथों से कोई गलत काम मत होने देना। इधर बाबूली और राखनदार की बातें चल रही थी कि तब तक माधव वहाँ पर आ जाता है और बाबूली से कहता है कि वादे के मुताबिक मैं काम पर लग गया हूँ, अब से आप दशावतार का नाटक नहीं करेंगे। बाबूली माधव की बात मान लेते और कहते कि मैं इस महाशिवरात्रि के दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दशावतार करूंगा। इस बात से माधव खुश हो जाता है पर उसे लग रहा था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। पर वंदना कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम जो भी कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ पिताजी के भले के लिए कर रहे हो। आगे माधव काम पर चला जाता है। उसकी जिंदगी अब अच्छे तरीके से कट रही थी। कुछ दिन बाद सैलरी भी हो जाती है। वो काफी खुश था। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन बाबूली का आखिरी दशावतार होता है। इसलिए माधव जल्दी छुट्टी लेके घर जाने वाला होता है। इसलिए वो इंजीनियर सर से छुट्टी मांगने के लिए जाता है तो वो देखता है कि राखनदार कातड़बा के देवस्थान के आसपास ग्रेनेड बिछाई जा रही है। उसे कुछ गड़बड़ी लगती है इसलिए वो ऑफिस में जाकर फाइल देखता है और उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच लेता है और ये बात वंदना को बताता है। पर वंदना कहती है कि तुम कुछ गड़बड़ मत करो, तुम सीधे सरपंच के पास जाओ और उसे बात बताओ, वो आगे का देख लेंगे। माधव ऐसा ही करता है। इधर बाबूली का दशावतार शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गाँव के लोग आकर दशावतार बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि माधव ने जंगल के एक पेड़ से खुदकुशी की होती है जिस वजह से बाबूली अंदर से टूट जाते है। इधर वंदना बाबूली से कहती है कि माधव शिवरात्रि के दिन हम दोनों के बारे में आपसे बात करने वाला था और वो काफी खुश था। वो खुदकुशी नहीं कर सकता। आगे वो कहती है कि जिस दिन माधव ने खुदकुशी की उस दिन राखनदार कातड़बा के जंगल में कुछ गलत होने वाला था, इसलिए माधव सरपंच के पास शिकायत करने के लिए गया था। ये सुनते ही बाबूली फौरन सरपंच के पास जाता है। पर आबा सरपंच बाबूली को ही कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने पैर में धोखा खाने की वजह से खुदकुशी की। पर इस बात पर बाबूली को भरोसा नहीं होता, इसलिए सरपंच बाबूली को सबूत ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। फिर बाबूली माधव के खुदकुशी वाली जगह पर जाता है और सबूत ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक कीड़ा माधव के मोबाइल फोन पर बैठता है और उसका मोबाइल बाबूली को मिल जाता है। बाबूली वो मोबाइल लेकर घर चला आता है और वंदना को दिखाता है। उस मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग होती है, उसमें माधव चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ और उस रिकॉर्डिंग में सरपंच आबा की आवाज होती है। इसलिए बाबूली वो मोबाइल लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पर इस सब में पुलिस भी मिली हुई थी और वो बाबूली से मोबाइल ले लेते और वंदना को माधव की खुदकुशी के केस में फंसा देते और बाबूली को कातड़बा के पास लेकर चले जाते और उसे काफी बुरी तरीके से मारते ताकि बाबूली मर जाए। पर उसी वक्त एक तूफान आता है और सरपंच, फॉरेस्ट ऑफिसर, इंजीनियर और पुलिस बाबूली को मरा हुआ समझकर वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर आता है पर वो बाबूली को कुछ नहीं करता, शायद वो राखनदार होता है। अगले दिन ये चारों जंगल में शराब पी रहे होते हैं। शराब पीने के बाद ये जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जाते हैं। पर भगवान विष्णु का वराह अवतार फॉरेस्ट ऑफिसर लक्ष्मण को मार देते हैं। इस वजह से ये तीनों घबरा जाते हैं। आगे ऐसे ही सरपंच को मत्स्य अवतार पानी के अंदर डुबो के मार देते हैं। पर पुलिस इन दोनों के मृत्यु को एक्सीडेंट डिक्लेयर करती है। पर ये खबर गाँव में फैल जाती है। गाँव वाले कहने लगते हैं कि ये सब राखनदार कर रहा है और जंगल का रखवालदार है। एक दिन बाबूली बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर वंदना आती है। तब बाबूली पूछते हैं कि तुम्हें पुलिस ने कैसे छोड़ा। तभी वंदना बताती है कि पुलिस स्टेशन में शर्मलकर साहब का बेटा आया था और उसने मुझे छुड़ाया, पर बदले में मुझे उसके साथ आज की रात बितानी होगी। और अब वंदना और बाबूली मिलकर एक प्लान बनाते हैं और शर्मलकर साहब के बेटे को किडनैप करते हैं और गांव के मंदिर में एक लेटर छोड़ते हैं कि 4 दिनों में हनुमान जयंती आने वाली है, तब तक गांव की खदान बंद कर दो वरना तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। ये बात पता चलते ही शर्मलकर साहब को काफी गुस्सा आ जाता है और एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है। उस ऑफिसर का नाम डिकोस्टा होता है। उसका काम सिर्फ इतना था कि शर्मलकर साहब के बेटे को ढूंढना। डिकोस्टा गाँव में आने के बाद गाँव के लोगों से बातें करता है। उसी वक्त डिकोस्टा की मुलाकात बाबूली से होती है। बाबूली डिकोस्टा को पकौड़े ऑफर करता है और बाबूली वहाँ से चला जाता है। फिर डिकोस्टा साहब डोंगरकट्टा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ से मोंटी शर्मलकर के किडनैप वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन उसी वक्त खदान के इंजीनियर का कॉल इंस्पेक्टर डिकोस्टा को आता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉल पर बता नहीं सकता। आप प्लीज मेरे गेस्ट हाउस पर आ जाइए, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। और वो अपना लोकेशन भेज देता है।
है। इधर इंजीनियर को बाबुली पर शक होता है क्योंकि इन्होंने मिलकर माधव को मार डाला था और ये बातों डिकोस्टा सर को बताने वाला था। तभी घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। इंजीनियर को ऐसा लगता है कि डिकोस्टा साहब आए हैं, पर दरवाजे पर भगवान नरसिम्हा खुद खड़े होते हैं। ये देखकर इंजीनियर की हालत खराब हो जाती है और वो घर से बाहर भागने लगता है, लेकिन नरसिम्हा स्वयं अपने नाखूनों से इंजीनियर को मार देते हैं। लेकिन उसी वक्त डिकोस्टा वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। उस इंजीनियर को काफी बुरी तरीके से मारा गया था। इस वजह से पुलिस काफी घबराया हुआ था क्योंकि अब वो अकेला ही बचा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि राखनदार इन पर नाराज है, लेकिन डिकोस्टा को इनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि इंजीनियर जंगल में मारा गया और मोंटी भी जंगल में ही गायब हुआ, यानी कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए डिकोस्टा डॉग स्क्वाड और लोकल लोगों की एक टीम बनाने के लिए कहते हैं। अगले दिन पुलिस फोर्स और वही के कुछ लोकल लोग जंगल की छानबीन करने के लिए जाते हैं। इधर हमें बाबुली को दिखाया जाता है। उन्होंने मोंटी को बांध कर रखा हुआ था और उसके लिए उन्होंने पकौड़े भी लाए थे, पर मुंह खोलने पर मोंटी चिल्लाने लगता है, इसलिए बाबुली उसका मुंह बांध देते हैं। लेकिन मोंटी बाबुली को चकमा देकर भाग जाता है। आगे कुछ ही देर में रात हो जाती है। सारे पुलिस जंगल में ही होते हैं, पर उन्हें मोंटी कहीं नहीं मिलता। पर मोंटी को बाबुली पकड़ लेते। आखिरकार पुलिस निराश होकर वापस लौट आते हैं, लेकिन परब को जंगल में एक पेपर मिलता है और उस न्यूज़पेपर से पकौड़ों की स्मेल आ रही थी। परब वो पेपर डिकोस्टा सर को देता है। जब डिकोस्टा वो पेपर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये वही पेपर है जो उन्होंने बाबुली के पास देखा था जब बाबुली ने डिकोस्टा को पकौड़े ऑफर किए थे। डिकोस्टा को बाबुली पर शक होने लगता है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि गांव के मंदिर पर किसी ने एक चिट्ठी छोड़ी हुई है। जब वे वहाँ पहुंचकर वो चिट्ठी पढ़ते तो उसमें लिखा होता है कि अदिति जैसे आप आए हो वैसे वापस चले जाओ। तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि हनुमान जयंती 48 घंटों में आने वाली है। उससे पहले खदान बंद करो वरना मोंटी को मार दिया जाएगा। ये सब देखने के बाद डिकोस्टा बाबुली के घर जाते हैं। बाबुली घर पर ही होता है। डिकोस्टा कहते हैं कि मुझे पता है कि इस सब के पीछे तुम ही हो, लेकिन बाबुली कहता है क्या आप कोर्ट में पकोड़े का पेपर दिखाओगे। ये सुनकर डिकोस्टा वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते वक्त बाबुली को घर के अंदर बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाबुली काफी चिल्लाता है, पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद वहाँ पर परब आता है। बाबुली परब से मदद मांगता है, पर परब बाबुली के घर पर पेट्रोल छिड़क कर उसका घर जला देता है। लेकिन बाबुली घर की छत खोलकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सारे गाँव वालों के मोबाइल पर एक वीडियो आता है। ये वीडियो मोंटी का होता है। मोंटी गाँव वालों को बता रहा था कि मेरे पिता का खदान का प्रोजेक्ट जानलेवा है, इससे गाँव वालों का काफी नुकसान होगा। और मोंटी अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि खदान का काम रोक दो। ये वीडियो शर्मलकर साहब देखते हैं और फौरन डिकोस्टा को कॉल करते हैं। डिकोस्टा अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेजी से करने लगता है और मोंटी का वीडियो बारकाई से देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस वीडियो में एक लड़की भी शामिल है, क्योंकि वीडियो में उसकी परछाई नजर आ रही थी। पुलिस वंदना को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाते हैं, पर काफी पूछताछ करने के बावजूद वंदना कुछ नहीं बताती। लेकिन उसी वक्त वंदना ऑकी टॉकी पर एक मैसेज सुनती है। उस मैसेज में बता रहे थे कि बाबुली जहाँ भी दिखे वहाँ उसका इनकाउंटर कर दो। आज हनुमान जयंती होती है और बाबुली आज नाटक में हनुमान बनने वाले थे, क्योंकि माधव का सपना होता है कि बाबुली साल में एक बार तो हनुमान का नाटक करे। पूरी पुलिस फोर्स बाबुली को मारने के लिए तैनात थी, पर बाबुली हनुमान के किरदार में नाटक में शामिल होता है और परब को धनुष्य के बाण से मार देता है। इतनी पुलिस फोर्स का कोई फायदा नहीं होता और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। डिकोस्टा बाबुली को देखता है, लेकिन पल भर में वो गायब होकर जंगल में चला जाता है। सारी पुलिस फोर्स जंगल के अंदर दाखिल होते हैं और पुलिस बाबुली को घेर लेते हैं और डिकोस्टा शर्मलकर साहब को इन्फॉर्म करता है। पर तभी अचानक चमत्कार होता है। वहाँ पर अचानक से ब्लैक पैंथर आकर बाबुली को प्रोटेक्ट करता है। फिर बाबुली मोंटी को मारने का नाटक करता है। शर्मलकर साहब बाबुली से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तो बाबुली कहता है कि तुझे तेरे बेटे की फिक्र है, पर तुझे गाँव की फिक्र नहीं। तूने भी मेरे बेटे को इसी तरह से मारा था ना। पर डिकोस्टा के समझाने पर बाबुली मोंटी को छोड़ देता है, लेकिन शर्मलकर बाबुली को धोखे से गोली मार देता है। इस बात से डिकोस्टा को काफी गुस्सा आता है। तभी वंदना और सारे गाँव वाले बाबुली की मदद करने के लिए आते हैं, पर बाबुली अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। डिकोस्टा भी गाँव वालों की तरफ से होता है, लेकिन शर्मलकर वहाँ से भाग रहा था। पर सारे गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसका काफी बुरा अंजाम करते हैं और अपने भगवान और अपने जंगल को बचा लेते हैं। वही मरने से पहले बाबुली आखिरी बार कातोड़बा राखनदार को दिया लगाते हैं और अपने बेटे के याद में अपनी जान छोड़ देते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।